हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। दोस्तों, मैं आज भी आप लोगों के लिए मैथ के 10 प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर आई हूं, जो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। और दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग अपने प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है। पहला प्रश्न में है कि यदि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 व थीटा है जो न्यून कोण है, तो tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए, पहले हम लोग यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, इसके बाद लोग यहाँ पे थीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा का मान निकल जाएगा। देखिए कैसे यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालते हैं। क्या दिया हुआ है, 7 sin स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। और जो 3 cos स्क्वायर थीटा है, इस cos स्क्वायर थीटा को हम लोग sin स्क्वायर थीटा में लाएंगे। 3 और cos स्क्वायर थीटा को कर देंगे हम लोग 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसका एक फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा। तो इसको cos स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसके बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा। तो ए लिखे चाहे ए लिखे, बात एक ही हुआ। इधर इक्वल में क्या है, 4 है। अब देखिए इसको 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस गुना हो जाएगा तो 3 और माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो यहाँ पे 1 3 को हम इधर ले आते हैं और इसमें 7 sin स्क्वायर थीटा में 3 sin स्क्वायर थीटा घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 4 sin स्क्वायर थीटा। इधर हो जाएगा, इधर घटेगा, 4 में से 3 तो 1 बच जाएगा। sin स्क्वायर थीटा 4 को करके इस साइड ले आएंगे तो 1/4 हो जाएगा। देखिए 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर यहाँ पे कट गया, तो sin थीटा बराबर 1/2 आ गया। और sin थीटा में किसका वैल्यू 1/2 होता है, sin 30 डिग्री का। तो थीटा का मान कितना आ गया, थीटा का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। थीटा बराबर 30 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, तो यहाँ sin tan स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, तो थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे तो निकल जाएगा tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू। देखिए tan स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है, थीटा है जो 30 डिग्री है। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और स्क्वायर है तो इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/3। ऑप्शन नंबर ए में है 1/3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप लोगों को ए मैथ है जो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला मैथ को देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष के निर्देशांक 4 0 5 0 और 0 0। कह रहा है कि एक त्रिभुज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है, और जिसके शीर्षों का निर्देशांक दिया हुआ है 4 0 माइनस 5 0 और 0 0। तो इसका क्षेत्रफल पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं, बता दे रहे हैं कहाँ कहाँ का निर्देशांक दिया हुआ है। मान लिया त्रिभुज हो गया ए बी सी। देखिए एक दिया हुआ है, एक का 4 0 इसका निर्देशांक, बी का दिया हुआ है -5 0, सी का कितना दिया हुआ है 0 0। तो आप लोग जानते होंगे कि ये होता है x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, जो सी वाला हो जाएगा x3 y3। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का एक सूत्र होता है, जहाँ पे हम लोग आप लिख देते हैं। मैं यहाँ पे त्रिभुज का फॉर्मूला लिख देती हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y1, माइनस यहाँ होगा y1, सॉरी x1 इंटू y2 माइनस y3 होता है, 1 नहीं, सॉरी गलती से लिखा गया। फिर यहाँ पे प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर x3 इंटू y1 माइनस y2,
ए होता है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में त्रिभुज का फॉर्मूला होता है। इसे x1 और y1 इस सब का वैल्यू पुट कर देंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए 1/2 हो गया यहाँ पे। x1 कितना है, x1 है जो 4 है, तो 4 इंटू y2 कितना है, y2 माइनस y3, तो y2 कितना है 0 और y3 भी है 0, तो 0 माइनस 0। फिर कह रहा है x2, तो x2 कितना है, x2 है -5, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग माइनस इसको कर लेते हैं -5। y3 कितना है, y3 भी है 0 और फिर कह रहा है y3 0 और y1 भी 0, तो 0 माइनस 0 यहाँ पे हो जाएगा, 0 माइनस 0। फिर कह रहा है फिर यहाँ पे x3, तो x3 कितना, x3 है जो 0 है, तो 0 और y1 माइनस y2, तो y1 कितना है, y1 0 है, y2 भी कितना है 0। देखिए इसमें त्रिभुज के तीनों शीर्षों के y निर्देशांक 0 है, यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस 0। इसको हल कर लेंगे हम लोग 1/2, 0 4 में से 0 गुना होगा तो 0, यहाँ भी 0, तो 1 यहाँ पे हो जाएगा 1/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 0, तो ये देखिए त्रिभुज ऐसा नहीं बनेगा, अगर इसका क्षेत्रफल 0 आ गया तो त्रिभुज ऐसा नहीं होगा, ये संरेख होगा। एक तीनों रेखाएं होगी जो एक सिद्ध में होगी, ऐसे होगी, यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C। ये जो 3 बिंदु दिया हुआ है वो त्रिभुज नहीं बनेगा, एक संरेख रेखा होगी, मतलब सीधी रेखा होगी। तो इसका जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाता है तो रेखाएं हो जाती है जो संरेख हो जाती है, यानी कि तीनों बिंदु है जो एक ही रेखा पे हो जाती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। ऑप्शन नंबर डी में 0 है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन है कि यदि m बिंदु P-5 2 से x अक्ष पर खींचे गए लंब का पाद बिंदु है तो m का निर्देशांक ज्ञात करें। कह रहा है कि एक, जैसे यहाँ पे हम लोग पहले इसको बनाते हैं, ग्राफ बन गया, हो जाता है x, इधर हो जाता है x डैश, y डैश। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, इधर माइनस में रहता है, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, इधर जो रहेगा वो प्लस में रहेगा, 1 2 3 4। और ऊपर y अक्ष पे रहता है, जो ऊपर रहता है वो प्लस और नीचे रहेगा वो माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 और नीचे रहेगा वो माइनस में हो जाएगा। तो क्या कर रहा है कि इस पे एक P बिंदु है, P इसका निर्देशांक कितना है, x निर्देशांक -5 है, तो -5 किधर है, x निर्देशांक पे हम लोग -5 लेंगे, तो यहाँ y निर्देशांक कितना है 2 है, 2 है, तो यहाँ पे 2, तो एक यहाँ से इसको मिला लेंगे, तो एक कौन सा बिंदु हो जाएगा, P बिंदु, जिसका निर्देशांक हो जाएगा -5 और 2। देखिए x निर्देशांक इसका -5 हो गया, y निर्देशांक हो गया जो 2 हो गया। तो कह रहा है कि P बिंदु से x अक्ष पर खींचे गए लंब का पाद बिंदु m है। तो ये जो x अक्ष पर खींचा गया लंब है a, इसका पाद बिंदु यहाँ पे m मान लिया, तो पूछ रहा है कि m का निर्देशांक क्या होगा। देखिए m का यहाँ पे m हो गया, तो m का निर्देशांक पूछ रहा है, तो ये देखिए x निर्देशांक इसका -5 हो जाएगा, y निर्देशांक कितना हो जाएगा, y निर्देशांक 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y का कोई यहाँ पे डिस्टेंस तय कर रहा है m बिंदु, तो इसलिए y का निर्देशांक 0 हो जाएगा। तो इसलिए m बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, -5 और 0। x निर्देशांक हो जाएगा -5 और y निर्देशांक हो जाएगा 0, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -5 और 0। तो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी धनात्मक भिन्न के वर्ग में 2 जोड़ा जाता है तो मान हो जाता है 4/1/4 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न ज्ञात करें। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कि मूल भिन्न x y है, मूल भिन्न को क्या मान लिए, मूल भिन्न को मान लिए x/y। तो क्या कह रहा है कि मूल, जब किसी धनात्मक भिन्न के वर्ग में, यानी कि मूल भिन्न के वर्ग में 2 जोड़ा जाता है, तो पहले हम लोग मूल भिन्न के वर्ग कर लेते हैं, तो x/y का वर्ग कर लिए, उसमें कितना जोड़ा जा रहा है 2, तो कितना भिन्न कितना हो जाता है 4/1/4, यानी कि 4 × 16 1 17/4 हो जाता है।
देखिए इस 2 को इधर लाके घटा देंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, x बटा वाई का होल स्क्वायर। 2 को इधर लाके घटा देंगे 17/4 में, तो घटकर कितना आ जाएगा 9/4 आ जाएगा। तो इसको स्क्वायर में कर लेते हैं, 3/2 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो x बटा वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, x बटा वाई का वैल्यू 3/2 हो जाएगा। x बटा वाई ही हमारा मूल भिन्न था, तो इसलिए मूल भिन्न पूछ रहा है, तो मूल भिन्न कितना हो जाएगा 3/2। इसको पूर्णांक में यहाँ पे आंसर दे रहा है ऑप्शन में, तो इसको कर लेंगे 1/1/2। तो ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1/1/2। मूल भिन्न कितना हो जाएगा 1/1/2। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है, कह रहा है कि यदि 5 प्रेक्षणों x+3, x+4, x+6 और x+7 का माध्य 11 है, तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगा, ऐसे मैथ है जो आसान ही है, सिर्फ कैलकुलेशन का मैथ है। देखिए हम बना देते हैं कैसे बनेगा। तो कह रहा है कि 5 प्रेक्षणों का माध्य है जो 11 है। हम लोग इसका पहले माध्य निकाल देते हैं। माध्य का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, माध्य का फॉर्मूला होता है कुल संख्या या कुल प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो कुल प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो कुल प्रेक्षणों का योग, यहाँ पे कितना प्रेक्षण है x+3, कुल प्रेक्षणों का योग यहाँ पे कह दे रहे हैं x+4 और x+6, x+7। अब कुल प्रेक्षण कितना है, कह रहा है कि 5 प्रेक्षण, तो कुल प्रेक्षण 5 है, तो इसमें 5 से डिवाइड देंगे। इसका मान दिया हुआ कितना दिया हुआ है 11 दिया हुआ है। हम लोग इसको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा ये 5x, 5x है 1 2 3 4 5x, तो 5x प्लस इसको जोड़ लेंगे तो 20 आ जाएगा। 5x प्लस 20/5, यहाँ पे 20 होगा। अब देखिए इसको कर लेते हैं 11, यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं तो x+4 हो जाएगा। यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो x+4 कितना आ गया, x+4 आ गया 11, यानी कि x का वैल्यू आ गया जो 7 आ जाएगा। तो x का जो प्रथम प्रेक्षण है, तो इसमें से 3 जोड़ देंगे तो दूसरा प्रेक्षण, 4 जोड़ देंगे तो तीसरा, 5 जोड़ यहाँ पे 6 है x+6, तो इसमें एक साथ में 6 जोड़ देंगे तो ये जाएगा तीसरा। जोड़ के हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे 7 और 7 3 यहाँ पे 11, 7 3 10 और 7 4 11, 7 6 13, 7 7 यहाँ पे 14 तक। क्या अंतिम में क्या पूछ रहा है कि अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात करें। तो अंतिम 3 प्रेक्षण कितना है, कौन कौन है, x+4, x+6 एंड x+7 है। तो ये तीनों का माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोगों को बोल रहा है। देखिए माध्य बराबर यहाँ पे फॉर्मूला लिखे कि कुल प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो कुल प्रेक्षण कितना, 3 ही प्रेक्षण का ना माध्य निकालने के लिए बोल रहा है, तो ये तीनों का जोड़ देंगे तो अंतिम 3 प्रेक्षण कितना था 11 13 और 14। तो 11 माध्य बराबर यहाँ लिख देते हैं 3 प्रेक्षण का माध्य, 3 प्रेक्षण का माध्य, तीनों प्रेक्षण को जोड़ देंगे 11 13 प्लस 14। प्रेक्षण की कुल संख्या पे 3 को जोड़े तो यहाँ 3 से 3 ही होगा, जोड़ के आ जाएगा 32/3, यानी कि डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12.67। अंतिम 3 प्रेक्षण का माध्य कितना आ जाएगा 12.67। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है तथा यदि उसकी आय में 60% और व्यय में 70% की वृद्धि होती हो तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी या कमेगी। कह रहा है कि राजू का जो व्यय है वो आय, राजू का आय बोल रहा है, राजू का आय है जो उसके व्यय से कितना अधिक है 20% अधिक है। यहाँ पे पहले हम लोग मान लिख लेते हैं आय, व्यय और बचत। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है
कि राजू का आय है जो व्यय से 20% अधिक है, तो हम लोग व्यय को मान लेते हैं 100, तो आय कितना हो जाएगा, आय का रहा है 20% अधिक है, तो आय हो जाएगा 120। यहाँ पे आय हो गया 120 और व्यय हो गया 100, तो बचत कितना हो जाएगा, बचत हो जाएगा 120 माइनस 100, तो 20 हो जाएगा। अब आगे क्या कर रहा है, आगे कर रहा है कि उसकी आय में 60% और उसकी व्यय में 70% की वृद्धि हो। तो पहले आय में कितना वृद्धि कर रहा है, आय में कह रहा है 60%, तो 120 का 60% वृद्धि करा तो 160/100 हो जाएगा। 60% वृद्धि कर दिए, ये कट जाएगा 0 से 0, 2 0 से, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 192, यानी कि आय बढ़कर कितना हो गया 192। फिर कह रहा है कि व्यय में कितना प्रतिशत की वृद्धि, व्यय में कह रहा है 70% की, तो 100 में 70% की वृद्धि करेंगे तो 170 आ जाएगा। तो इसका बचत कितना हो गया, बचत कितना हो गया, इसमें आय में से व्यय घटा लेंगे उतना ही बचत, बचत हो गया 22। तो आगे क्या पूछ रहा है, तो कह रहा है उसकी बचत में कितना प्रतिशत बढ़ेगी या कम होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले बचत था 20, अब हो गया 22, तो बचत है जो बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 2 से, तो 2 तो बढ़ रहा है, लेकिन पूछ क्या रहा है यहाँ पे, प्रतिशत में पूछ रहा है, तो 2 बढ़ रहा है, कितना से बढ़ रहा है 20 से, तो प्रतिशत पूछ रहा है, इसमें 100 से गुना कर देंगे तो प्रतिशत निकल जाएगा कितना वृद्धि हुआ, 5 बार में कट गया, यानी कि 10%। उसके बचत में कितना का वृद्धि हुआ, 10%। जब जब उसकी आय में 60% और व्यय में 70% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, 10% की वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है 10% बढ़ेगी, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा जो राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि किसी निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में ए को 30 मिनट ज्यादा समय लगता है, किंतु यदि ए अपनी गति को दुगना कर दे तो उस दूरी को बी की तुलना में वह 1 घंटा कम समय में तय कर लेता है, तो बी की गति क्या होगी। कह रहा है कि एक निश्चित दूरी है, कितना दूरी है 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर को बी की तुलना में ए को 30 मिनट ज्यादा समय लगता है, यानी कि ए पहले पहुंच जाता है, बी पहले पहुंच जाता है ए से कितना देरी पहले, आधा घंटा पहले, 30 मिनट दिया हुआ है तो आधा घंटा पहले। फिर क्या करा, किंतु ए यदि अपनी चाल को दुगनी कर दे, ए जितना चाल से चल रहा है वो दुगनी अपनी चाल को कर दे तो बी से 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, तो बी की गति पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे समय का अंतर दिया हुआ है, इसलिए हम लोग समय का फॉर्मूला यहाँ पे लगा लेंगे, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। ए के चाल को यही मान लेते हैं, बी की चाल को बी मान लेते हैं, तो देखिए समय में का अंतर दिया हुआ है तो दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना है, दूरी तो सेम ही है 15 किलोमीटर, 15 ए की चाल को मान ले रहे हैं ए, 15/a माइनस 15/b बराबर हो जाएगा 30 मिनट। मिनट को हम लोग घंटा बदल लेंगे तो 60 से भागा दे देंगे। देखिए यहाँ पे कैसे ही लिखें, यहाँ पे कह रहा है कि 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में ए 30 मिनट अधिक समय लेता है, तो यहाँ पे हम वही ना किए हैं, देखिए ये जितना समय लिया, समय का फॉर्मूला से लगाए दूरी बटा चाल, तो ए का समय निकल गया, ई दूरी बटा चाल, ई बी का समय निकल गया, तो बड़ा में से छोटा को घटा दिया, यानी कि ए जो लेता है वो 20 से आधा घंटा अधिक समय लेता है। तो यहाँ पे भी किए, इसको काट देंगे 1/2 हो जाएगा, 1/2। अभी पहला इक्वेशन इसको हम लोग मान ले रहे हैं, पहला इक्वेशन। अब अगला क्या करा, यदि ए अपनी चाल को दुगनी कर दे तो वह बी की तुलना में 1 घंटा कम समय लेता है, तो ए अपनी चाल को दुगनी कर दे तो बी की तुलना में कम समय लेता है, यानी कि बी ज्यादा समय लेगा, तो बी की समय पहले निकाल देते हैं 15/b, ज्यादा में से ही कम को हम ना घटाएंगे, ए का समय में से बी का समय नहीं घटाएंगे, तो ए का समय, ए कम समय में पूछता है तो उसका समय कम हो गया, बी अधिक समय पहुंचता है तो बी की समय में से ए की समय घटाएंगे, तो 15/b हो गया। यहाँ पे कह रहा है कि ए की चाल को दुगनी कर दे, यानी कि पहले ए था तो अब 2a हो जाएगा, तो 15/2a, इसका डिफरेंस कितना दिया 1 घंटा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब ये दोनों को जोड़ देंगे, 1 और 2 को जोड़ेंगे, जोड़ने पर देखिए क्या हो जाएगा, ये 15/a और ये माइनस में है जो नहीं, ये -15/b और ये +15/b, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, बचेगा 15/a माइनस 15/2a, इधर
बराबर की साइड 1/1, 1 में 1/2 और 1 है जो ऐड हो जाएगा। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है। इसको देखिए 15 हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1/a और फिर 1/, यहाँ पे 2a हो गया, इस साइड हो गया 3/2। इसको ऐड करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। देखिए यहाँ 3 से 15 को काट दे रहे हैं 5 बार, 5 बार में कट गया तो रहेगा 2 - 1/2 है। 3 का घटाव है कर तो आसान है, आप लोग जानते होंगे इसको। 5 2 1/2a बराबर 1/2। 2 से 2 1 कट गया। a बराबर कितना आ गया? a बराबर आ गया 5। तो इसका चाल कितना आ गया? लोग चाल ही ना समय निकालें, यानी कि ये 5 घंटा लेगा। 5 घंटा लेगा, लेकिन ये पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि b की गति कितना होगी। b की गति यहाँ पे a की चाल निकला है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। a की चाल निकला, पूछ रहा है b की चाल। तो b की चाल फर्स्ट इक्वेशन में से निकाल लेंगे। a का चाल 15 और चाल कितना का आया है 5, तो पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में और फिर पहुंचेगा 15/b बराबर 1/2। 5 दिया, ये हो जाएगा 15 - 2 बटा 15 बटा कितना हो जाएगा b, और ये हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो 6, 5/2 इधर आ गया, इधर हो गया 15/b। 5 दिया 15 कट गया, यानी कि b का चाल कितना निकल गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन में है? 6, ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बी की चाल कितना आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 18% हानि और 17% लाभ के बीच का अंतर 63 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए इसको हम 100 बेस लेकर बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा। ऐसे इसको बेसिक तरीका से बनाइएगा तो ये थोड़ा लॉन्ग जाएगा। लोग 100 मानकर बनाते हैं। कह रहा है कि 18% हानि और 17% लाभ। हम लोग सीपी को पहले मान लेते हैं 100, तो कह रहा है 18% हानि, यानी कि यहाँ पे लाभ और हानि कर लेते हैं। तो हानि कर रहा है कितना 18%, यानी कि 18 रुपया कम में बेचेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 82, और 17% लाभ यानी कि 117। तो ये दोनों का अंतर कितना आ गया? ये दोनों का अंतर निकालेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 35। पहले से अंतर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 63, तो अंतर का तुलना अंतर से कर लेंगे सीपी बराबर करके 63, और यहाँ हम लोग अंतर कितना लाए 35। अंतर का तुलना अंतर से कर लिए और निकालना क्या है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना माने 100, तो 100 से गुना कर देंगे। और देखिए 60 बार में 9, 7 बार में 5 से कट जाएगा, 20 × 100, यानी कि क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 120 रुपया। राइट आंसर हो जाएगा 180 रुपया आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 180 रुपया। ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समान बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग है जो 1440 है, तो बहुभुज के कितने विकर्ण होंगे। तो यहाँ से पहले हम लोगों को बहुभुज के कितने भुजा होंगे ये निकालना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग बहुभुज के विकर्ण निकाल सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट हम लोग बहुभुज के विकर्ण नहीं निकाल सकते, पहले हम लोग बहुभुज के कितने भुजा होंगे वो निकालने। तो क्या दिया हुआ है कि एक समान बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग दिया हुआ था। आप लोगों को पहले भी बताएंगे कि बहुभुज के सभी, यहाँ पे सभी आंतरिक कोणों का योग दिया हुआ है तो सभी लिख लेंगे, सभी आंतरिक का योग का फॉर्मूला होता है यहाँ पे n-2 × 180। अगर यहाँ पे प्रत्येक दिया हुआ रहता तो प्रत्येक दिया हुआ रहता यहाँ n से डिवाइड कर देते, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है सभी आंतरिक कोणों का योग दिया हुआ है। अगर दिया होता कि प्रत्येक कोण इतना डिग्री है तो यहाँ पर n से डिवाइड कर लेते। प्रत्येक कोण कहेगा तो n से डिवाइड,
और सभी कोणों का योग करेगा तो सिर्फ इतना ही रहेगा, n-2 इंटू 180। तो यहाँ से हम लोग n का वैल्यू निकाल लेते हैं। सभी कोणों का योग कितना दिया हुआ है, 1440। यहाँ पे n-2 तो 180, तो 80 से इसको काट लेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा। तो n-2 बराबर 8, इसलिए n बराबर कितना आ गया, 10। यानी कि बहुभुज कितने भुजा वाली होगी, 10 भुजा। बहुभुज के कितने भुजा होंगे, 10 भुजा। और यहाँ पे भुजा तो नहीं निकालने के लिए कह रहा है कितने विकर्ण होंगे। तो एक विकर्ण का फॉर्मूला होता है बहुभुज के विकर्णों की संख्या बराबर, कर्णों की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है। यहाँ पे लिख देते हैं, कर्णों की संख्या बराबर फॉर्मूला है n इंटू n-3/2। ये यहाँ पे क्या डिनोट करता है, n भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या हम लोग निकालें कितना, 10। तो यहाँ पे पुट कर ले रहे हैं n का वैल्यू 10, फिर 10 माइनस 3/2, तो 10 हट क्या जाएगा 7। तो विकर्णों की संख्या कितना हो गया, विकर्णों की संख्या हो गया 35। भुजा की संख्या पूछता तो हो जाता है 10, और विकर्णों की संख्या यहाँ पे पूछा है तो हो जाएगा 35। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्णों की संख्या बराबर 35। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 324 सेमी स्क्वायर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई है 36 सेमी। तो इस चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो कैसा चतुर्भुज कह रहा है, सम चतुर्भुज कह रहा है। तो सम चतुर्भुज क्या होता है, जो चारों भुजाएं बराबर होती है। यहाँ पे सम चतुर्भुज बनाते हैं पहले, अच्छा से नहीं होगा फिर भी समझने लायक तो बन ही जाएगा। यहाँ पे देखिए सम चतुर्भुज बना रहे हैं, इसका चारों भुजा होगा जो बराबर होगा। इसको मान लेते हैं A, B, C और D। विकर्ण, इसका विकर्ण पहले कर लेते हैं। यहाँ पे O मान लेते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे जो सम चतुर्भुज का विकर्ण है एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है, यानी कि यहाँ पे इसका कोण होता है जो 90 डिग्री होता है, और दोनों एक दूसरे को लंब समद्विभाजित, यानी कि ए विकर्ण इसको भी 2 बराबर भागों में बांटेगा, ए विकर्ण है जो इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, और चारों कितना का होगा, 90 डिग्री का। यानी कि सम चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा कि सम चतुर्भुज के दोनों विकर्ण है जो एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ पहले क्या है, इसको हम लोग पहला विकर्ण को मान लेते हैं BD बराबर मान लेते हैं, BD बराबर D1 मान लेते हैं, और AC वाला विकर्ण मान लेते हैं D2। तो D1 कितना दिया हुआ है, D1 दिया हुआ है 36। हम लोग को D2 पहले निकालेंगे तभी प्रत्येक भुजा की लंबाई भी निकलेगा। यहाँ पे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण कितना माने, D1 गुने D2। तो यहाँ पर D1 गुने D2 कर लेंगे। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना देगा, 324। 1/2 यहाँ पे हो जाएगा। D1 का वैल्यू दिया हुआ है 36, D2 का निकालेंगे, यहाँ से हम लोग काट लेंगे। तो यहाँ पे यहाँ से काट लीजिएगा तो D2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, D2 जो आ जाएगा वो 18 आ जाएगा। D1 तो दिया हुआ है, D2 भी हम लोग निकाल लिए 18 सेमी। यहाँ तो विकर्ण नहीं निकालने के लिए बोल रहा है, निकालने के लिए क्या बोल रहा है कि सम चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई। तो अब देखिए हम लोग भुजा कैसे निकालेंगे। भुजा हम लोग एक त्रिभुज को मान लेते हैं, यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है DOC। तो हम लोग त्रिभुज की पहले कर्ण निकाल लेंगे, तो एक कर्ण ही हो जाएगा। जो एक ऐसा त्रिभुज है यहाँ से लंब समद्विभाजित करता है, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन गए। चारों त्रिभुज है जो कैसा त्रिभुज बना है, यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना है। तो यहाँ पे हम लोग ये समकोण त्रिभुज DOC से पहले इसका कर्ण निकाल लेंगे। ये समकोण त्रिभुज का कर्ण ही है जो क्या है, समचतुर्भुज की भुजा है। एक भुजा निकाल लेंगे तो सभी भुजा का लंबाई जो बराबर होता है, तो सभी भुजा का लंबाई निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पहले देखते हैं कि समकोण त्रिभुज DOC में क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ से BAD D1 की लंबाई कितना है 36। तो यहाँ पे हम लोग अभी बोले हैं कि
सम चतुर्भुज के जो दोनों विकर्ण है एक दूसरे को लंब समद्वि भाजित करते हैं। तो यहाँ BD की लंबाई है 36, तो यहाँ लंब समद्वि भाजित करते हैं, तो यहाँ से DO की लंबाई कितना हो जाएगा, DO की लंबाई कितना हो जाएगा, DO की लंबाई हो जाएगा 36/2, यानी कि DO की लंबाई हो जाएगा 18। लंब समद्वि भाजित करता है तो उसको 2 बराबर भागों में बांट दिए। और यहाँ पे CO की लंबाई देखिए, AC की लंबाई यानी कि D2 कितना लाए हम लोग 18, तो लंब समद्वि भाजित करता है तो D2 को हम 2 भागों में बांट लेंगे तो आ जाएगा कितना CO, तो CO की लंबाई हो जाएगा 18/2 यानी कि 9। तो यहाँ पे त्रिभुज DOC में हम लोग 2 भुजा निकाल लिए हैं, इसका DO और AC। तो अब यहाँ पे समकोण के सामने वाला जो होता है भुजा वो क्या होता है, कर्ण। तो यहाँ पे त्रिभुज DOC का कर्ण यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे। तो कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर यहाँ में से किसी को भी हम लोग यहाँ थीटा पे डिपेंड करता है कि इसको थीटा मानेंगे तो ए लंब होगा, इसको थीटा मानेंगे तो ए लंब होगा। तो हम किसी को दोनों को तो स्क्वायर ही करना है तो दोनों को कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 18 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324 प्लस 81 बराबर हो जाएगा 405। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 9√5 सेमी। तो यहाँ त्रिभुज DOC का कर्ण कितना आ गया, 9√5 सेमी। और त्रिभुज DOC का कर्ण यानी कि DC है जो सम चतुर्भुज की भुजा है। तो सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, इसलिए सभी भुजा कितना हो जाएगा 9√5 सेमी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। तो ये आज का लास्ट प्रश्न था। आई होप आप लोगों को सभी मैथ समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें।